महोदय जीबी की मीटिंग में व्यस्त हैं, तो IQAC आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षक एवं शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र रामानुजन महाविद्यालय के सहयोग से उत्कृष्ट शिक्षक बदलती दुनिया में चुनौतियां और अवसर विषय पर आयोजित इस रिफ्रेशर कोर्स के 19वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र के हमारे वक्ता हैं हिंदी के जाने माने आलोचक, चिंतक, संस्कृति कर्मी प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह जी। आज के इस सत्र में प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह रोजगार और शिक्षा विषय पर अपना व्याख्यान देंगे और सत्र के अंत में आप लोगों का जो भी प्रश्न होगा उस पर बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सर्वप्रथम सर, मैं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष झा की ओर से, IQAC की कन्वेनर बेनिता तुली की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। सर को बुलाने से पहले मैं बहुत संक्षेप में उनका परिचय सामने रखना चाहूंगा। वैसे तो सर का परिचय बहुत बड़ा है और पूरा जीवन शिक्षण प्रशिक्षण में उनका रहा है। अपने छात्र जीवन में ही आप जेपी आंदोलन से जुड़ गए थे और इस दौरान कई बार आपको जेल यात्रा करनी पड़ी थी। 1983 से आप लगातार अध्यापन कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय पटना एवं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में करीब 2 दशक तक आपने अध्यापन किया है। उसके बाद सितंबर 2004 से दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने अध्यापन किया। 2010 से लेकर 2013 के बीच आप हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। साहित्य के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर हिंदी की प्रायः तमाम महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में आप निरंतर लिखते रहे हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, संपादित हैं, जिनमें से कुछ का नाम मैं लेना चाहूंगा। नलिन बिलोचन शर्मा विनिबंध जो साहित्य अकादमी से है, साहित्य से संवाद, आलोचना का नया पाठ, भक्ति आंदोलन और काव्य तथा आलोचना के परिसर के अतिरिक्त भक्ति आंदोलन के सामाजिक आधार, नलिन बिलोचन शर्मा संकलित निबंध, कल्पना का उर्वशी विवाद, शमशेर बहादुर सिंह संकलित कविताएं एवं नलिन बिलोचन शर्मा रचना संचयन, विजयदेव नारायण शाही रचना संचयन का आपने संपादन किया है। आपको आचार्य परशुराम चतुर्वेदी सम्मान तथा रामविलास शर्मा आलोचना और कबीर विवेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे तमाम शिक्षकों के बीच में, जिसमें सभी अनुशासन के लोग शामिल हैं, और यह जो FDP है, यह अलग अलग डिसिप्लिन को एक साथ इसमें जोड़ा गया है, इसीलिए वक्ता भी हर क्षेत्र के आए हैं। उत्कृष्ट शिक्षक बदलती दुनिया में चुनौतियां और अवसर क्या है? समय के साथ साथ शिक्षा का तरीका बदल जाता है, शिक्षा के टूल्स बदल जाते हैं और चुनौतियां भी बदल जाती हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में रोजगार और शिक्षा को लेकर के क्या चुनौतियां हैं, क्या भविष्य है, इस सब पर अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह जी को। सर। शुक्रिया श्रीधरम जी। सबसे पहले तो मैं
ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसके आयोजन के लिए आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज और उसके प्राचार्य ज्ञानतोष झा समेत डॉक्टर विनीता तुली और मुझसे निरंतर संपर्क में रहने वाले डॉक्टर अरविंद मिश्रा और इस प्रोग्राम को संयोजित करने वाले मेरे छात्र संप्रिय श्रीधरम, डॉक्टर श्रीधरम, इन सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता का ये कारण है कि पिछले लगभग 1.5 वर्षों से अध्यापकों से मिलने, बातचीत करने का अब माध्यम ये ऑनलाइन सिस्टम ही है। इसी के जरिए हम एक दूसरे से बौद्धिक विमर्श कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे खुशी है। और शिक्षकों से इस तरह के प्रोग्राम में मिलकर संवाद करके प्रसन्नता इस बात की भी होती है कि मुझे हमेशा लगता है कि ये जो मेरे सामने शिक्षक साथी हैं, ये सभी मेरी आत्मा के ही प्रकाश हैं और मैं अपने प्रकाश में ही उन सबको देख रहा हूं। ये जो विषय है उत्कृष्ट शिक्षक, बदलती दुनिया और चुनौतियां, आपका थीम एरिया, थीम विषय, इस शीर्षक में ही है ये भाव, ये अर्थ, ये निहित है। दुनिया बदल रही है और शिक्षक के सामने चुनौतियां उपस्थित हैं। वो चुनौतियां क्या हो सकती हैं? अलग अलग डिसिप्लिन के सामने, अलग अलग विषयों के सामने अलग अलग चुनौतियां हो सकती हैं। साहित्य के शिक्षक के सामने भी चुनौतियां आएंगी और वो चुनौतियां किस तरह की होंगी। और जब दुनिया बदल रही है तो शिक्षा का मतलब क्या है? इन सब मुद्दों पर मैं थोड़े से अपने अनुभव साझा करूंगा। छात्र जीवन में हम लोगों ने एक कविता पढ़ी थी। उस कविता का जो अंश मुझे याद आ रहा है वो मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूं। पढ़े लिखे लोगों के बेरोजगार होने पर वो कविता थी। यानी मैं अगर 1970 में मैट्रिक में था, 10th में था, उस समय ये कविता मैंने पढ़ी थी, तो उस समय भी पढ़े लिखे लोगों के बेरोजगार होने की समस्या थी। कविता है कि न पढ़ते तो खाते 100 तरह से कमाकर। श्रीधरम जी, जी जी न जी पढ़ते तो खाते 100 तरह से कमाकर, सब कुछ खोए नई तालीम पाकर, न जंगल में रेवड़ चराने के काबिल, न बाजार में बोझ ढोने के काबिल। देखिए, उस समय भी किसी कवि ने, शायर ने
उस शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया था कि पढ़ लिख जाने से हम कई कामों से वंचित हो जाते हैं, कई कामों लायक नहीं रह जाते हैं। नहीं पढ़े लिखे होते तो सब कुछ 100 तरह से कमाकर खा लेते, और ये नई तालीम पाकर, नई शिक्षा पाकर हम किसी काम के न रहे, जंगल में ढोर जानवर चराने लायक भी नहीं रहे और बाजार में बोझ ढोने लायक भी नहीं रहे, कुलीगिरी करने लायक भी नहीं रहे। ये आधुनिक शिक्षा पर शुरू से ही एक आलोचनात्मक भाव रहा है और उसको प्रश्नवाचक निगाहों से लोग देखते रहे हैं। इसलिए महात्मा गांधी ये जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है इसको बहुत पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये सफेद पोस्ट करने वाली शिक्षा पद्धति है। ये शिक्षा पद्धति शारीरिक श्रम से हमें विमुख करती है और आम जनजीवन की समस्याओं से काटती है। तो सबसे पहला तो सवाल उठता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या नौकरी है? और शिक्षा आपने प्राप्त कर ली है, नौकरी नहीं मिली तो आप किसी काम के नहीं है। आज ही के अखबार में मैं अपने गांव पर हूं और गांव से ही आपसे संवाद कर रहा हूं। तो अब ये तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा का तरीका बदल गया है। आज से कुछ समय पहले तक ये कल्पना नहीं की जा सकती है कि मैं गांव से बोलूं और देश के विभिन्न नगरों में रहने वाले लोग मुझे सुने और उनको मैं सुनूं। शिक्षा की पद्धति बदल गई है और बदल रही है। आज ही मैं सोशल साइट पर पढ़ रहा था कि भोपाल में एक इंजीनियर ने, चूंकि इस बंदी के दौरान उसकी नौकरी छूट गई, तो अपनी पत्नी और 2 बच्चों समेत सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली। नौकरी छूट जाने से, रोजगार छूट जाने से खुदकुशी कर लेना, ये आधुनिक समय की समस्या है। एक समय था, आज कोई किसी भी नौजवान से, लड़का हो या लड़की, वो अगर पढ़ लिख चुका है तो लोग पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो का मतलब है कि तुम नौकरी कौन सी कर रहे हो। ये लेकिन 30, 40, 50 साल पहले गांव में अगर कोई है तो ये नहीं पूछा जाता था, क्योंकि वहां रोजगार की समस्या नहीं थी। किसान खेती कर रहा है, कारपेंटर कारपेंटरी कर रहा है, ब्लैक स्मिथी कर रहा है, दूध का रोजगार करने वाला दूध का रोजगार कर रहा है, आभूषण का रोजगार करने वाला आभूषण का रोजगार कर रहा है। यानी सभी लोगों के रोजगार तय थे, इसलिए बेरोजगारी का भी सवाल नहीं। लेकिन वो हमारे समाज का पुराना और सामंती ढांचा था, जिसमें हर परिवार का, हर जाति का, हर समाज का रोजगार तय था। आपको वही रोजगार करना है, इसलिए रोजगार की समस्या नहीं थी तब। रोजगार की समस्या तब पैदा हुई जब आधुनिक शिक्षा आई, यानी अंग्रेजों द्वारा
लाई गई शिक्षा पद्धति जब हमारे सामने आई तो रोजगार की भी समस्या आई। अब बीए, एमए, पीएचडी, एमएससी, पीएचडी वगैरह करने का अर्थ है कि आपको कोई न कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी में होना चाहिए। तो ये जैसे शिक्षा, ये हम जिस शिक्षा के तहत पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षा भी 200 वर्षों की है लगभग। उसी तरह से बेरोजगारी की अवधारणा भी इधर की है। लेकिन चूंकि समाज बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, तो ये समस्या हमारे सामने आएगी और इस समस्या से हमें दो चार होना पड़ेगा। मैं जितने विषय हैं, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोकेमिस्ट्री हो, इन सभी विषयों का अपना अपना रोजगार परक उद्देश्य है। इन विषयों को पढ़ने वाले लोगों को नौकरी जल्दी मिलती है और वहां रिक्तियां भी ज्यादा होती हैं। लेकिन मैं जो साहित्य का विद्यार्थी हूं, हिंदी साहित्य का, तो हमारी जो आधुनिक शिक्षा है उसमें साहित्य भी पढ़ना है, पढ़ाना है। हिंदी साहित्य भी है, उर्दू साहित्य भी है, पंजाबी साहित्य, बंगला साहित्य, अंग्रेजी साहित्य। तो मेरे ही मन में सवाल उठता है कि हम जो कविता और कहानी लिखते हुए कवियों देखते हैं, को देखते हैं, ये कविता लिखना किस रोजगार में आएगा? उसका कोई व्यावसायिक लाभ है कि नहीं? कविता क्यों लिखी जाए और कविता समाज के किस काम की चीज है? ये सवाल दूसरे विषयों के साथ नहीं उठेगा, क्योंकि उनका संबंध हमारे रोजमर्रे के जीवन से है। एक इकोनॉमिक्स के अध्यापक की, इकोनॉमिक्स के छात्र की फिजिक्स के अध्यापक की जैसी उपयोगिता समाज में है, तत्काल उपयोगिता बाजार में, देश में, कल कारखानों में, आर्थिक नीति बनाने में जिस तरह उनकी उपयोगिता है, उस तरह क्या कविता की भी उपयोगिता है? तो कविता क्यों पढ़ी जाए? इस शिक्षा में कविता की जरूरत क्या है? फिर मैं इसको दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि भाई इकोनॉमिक्स की जरूरत तो है। हमारा बजट बनता है तो अर्थशास्त्री लोग उसे देखते हैं, पे कमीशन लागू होते हैं तो अर्थशास्त्री लोग देखते हैं। जो वैज्ञानिक विकास हो रहा है उसमें ये फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले, ये तमाम लोग काम करते हैं। कविता लिखने वाले और कविता पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, ये किस रोजगार के तहत आएंगे? हिंदी के कवि ने सवाल किया है कविता के बारे में, धूमिल नाम है, कि इससे न जब कुर्ता बन सकता है ना पाजामा,
तब आप ही कहो इस ससुरी कविता का क्या करें हम। यानी कविता से तो पाजामा बन नहीं रहा। लेकिन मैं पढ़ रहा था तो धूमिल की ही एक कविता में इसका जवाब है। धूमिल ने सब है कविता क्या है, क्या वो कुर्ता पाजामा है? फिर जवाब है ना भाई ना, कविता जमाने में खड़े बेकसूर है। आखिर कविता क्या है? फिर प्रश्न है, कविता है क्या है वो कुर्ता कमीज? ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। अब जो विषय कहानी, नाटक, शायरी, वो चाहे जिस भाषा हो, अंग्रेजी की हो, उर्दू की हो, हिंदी की हो, बांग्ला की हो, इस शायरी का उपयोग यही है कि यह भाषा में आदमी होने की चीज पैदा करने वाली विद्या है। इसका रोजगार से क्या संबंध है? इसका रोजगार से क्या संबंध है? क्या इसका रोजगार से वैसे ही संबंध है जैसे दूसरे विषयों का है? कहा जाएगा कि नहीं। ये समाज में परिवर्तन लाने वाले, तत्काल परिवर्तन लाने वाला विषय नहीं है, विद्या नहीं है। कविता पढ़ने से कल कुछ हो जाए, जैसे विज्ञान में और कॉमर्स में और अर्थशास्त्र में होता है, वैसे कविता में नहीं होगा। कविता सभ्यता के विकास के दौरान आदमी जो आदमी होने की तमीज भूलता जा रहा है, तो आदमी के भीतर तमीज पैदा करने वाली विधा है, विद्या है। लेकिन आज के समय में, ये जो हमारा आधुनिक समय है, कविता का भी रोजगार है। ये जो फिल्मों में गीत लिखते हैं जावेद अख्तर और प्रसून जोशी और दूसरे दूसरे लोग, या पहले भी जो साहिर लुधियानवी और कैफी आजमी वगैरह, शैलेंद्र वगैरह लिखते रहे हैं, तो गीत लिखने से वो कविता ही है। तो गीत लिखने से पैसा मिलता है, इसलिए वो गीत लिखते हैं। गीत लिखने के लिए पहले के कवियों को, यानी सूर और तुलसी को और कबीर को पैसा नहीं मिलता था। लेकिन आधुनिक युग में आकर के गीत लिखने के लिए पैसा मिलता है। अब तो जो कंज्यूमर आइटम बिक रहे हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए जो स्लोगन बनता है, विज्ञापन बनता है, उन विज्ञापनों का भी पैसा मिलता है। पहले कोका कोला का एक विज्ञापन आता था, ठंडा मतलब कोको कोला। अब ये विज्ञापन बहुत हिट हुआ था। इस एक लाइन के विज्ञापन को जिस कवि ने लिखा था, उसे बहुत पैसे मिले। यही है राइट चॉइस
आहा, अब ये विज्ञापन पैसा देता है, इसे लेखक और कवि ही लिखते हैं। यानी एक जमाने में कविता लिखना कोई रोजगार नहीं था। एक ही रोजगार था कि किसी किसी कवि को राजा लोग अपने दरबार में रख लेते थे। लेकिन आधुनिक युग में, आधुनिक दौर में, बदलती हुई दुनिया में कविता लिखना भी एक रोजगार है। आप कहानी लिखते हैं तो कहानियों पर फिल्में बनती हैं। बहुत सारे लेखक साहित्य पढ़ करके सीरियल लिख रहे हैं, मेरे मित्र लोग भी हैं। बोधिसत्व हिंदी के बहुत मशहूर कवि हैं। इलाहाबाद से उन्होंने हिंदी साहित्य से पढ़ाई की और मुंबई चले गए। वहां कई धारावाहिकों में उन्होंने लिखा है, और हम अध्यापक लोग जितना पैसा कमा रहे हैं उससे अधिक कमाया उन्होंने। यानी शिक्षा जो है अब वैसे नहीं है कि आपने हिंदी साहित्य से एमए किया है तो सिर्फ एक ही काम है कि आप अध्यापक बनेंगे। मेरी तरह या श्रीधरम जी की तरह आप बोधिसत्व की तरह बंबई भी जाएंगे और धारावाहिक भी लिखेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। आप स्लोगन भी लिखेंगे, ठंडा मतलब कोको कोला। अब ये इतना कैची आकर्षक एक लाइन का स्लोगन है कि ये विज्ञापन खूब चला। अब किसने लिखा था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस विज्ञापन लिखने वाले की बहुत प्रशंसा हुई थी। शायद प्रसून जोशी ने ही लिखा था। तो अब आप देखिए कि साहित्य की जो शिक्षा है हम जो विश्वविद्यालयों में देते हैं, उस शिक्षा का भी रोजगार अर्थ बदल चुका है। पहले शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं था। आप देखेंगे पुराने भारत में, प्राचीन भारत में, कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं था। हम लोग एक कहानी पढ़ते थे, संदीपनी की कहानी। संदीपनी ऋषि के आश्रम में आरुणि नाम का छात्र था, और बरसात के महीने में धान रोपने का सीजन था। तो आरुणि गया पानी रोकने के लिए। पानी उससे रुक नहीं रहा था तो वो मेड़ पर लेट गया था। सुबह गुरुजी ने आकर देखा तो देखा कि आरुणि मेड़ पर लेटा हुआ है और गुरु के खेत में पानी रोके हुए है। अब आप किसी छात्र से आज की तारीख में कह दें कि तुम मेरे खेत में बागवानी करो, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम वेतन पाने वाले शिक्षक हैं और जो छात्र पढ़ रहा है वो फीस देकर पढ़ रहा है। आपके खेत में काम करने के लिए या आपकी सब्जी लाने के लिए या आपके गौओं की सेवा करने के लिए वो नहीं आया है आपके। तो शिक्षा का अर्थ अब न मुफ्त में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और न मुफ्त में पढ़ने वाले छात्र हैं। अब शिक्षा भी एक इन्वेस्टमेंट है।
आप शिक्षा पाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो पैसा खर्च कीजिए। पहले किसी किसी के लिए, अब मैं याद करता हूं कि द्रोणाचार्य का जो गुरुकुल था, उस गुरुकुल में सिर्फ राज परिवार के राजकुमार ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। द्रोणाचार्य ने अपनी विद्या को कुरु राजवंश के लिए एक तरह से रिजर्व कर दिया था। उन्हें राज परिवार की ओर से सुविधाएं तो मिलती थी, विद्या बेच रहे थे, युद्ध की विद्या थी, लेकिन वो बेच रहे थे। ये उदाहरण कम मिलते हैं। ज्यादातर उदाहरण यही मिलते हैं कि गुरु लोग मुफ्त में शिक्षा दिया करते थे और छात्र गुरु की सेवा करते थे, और गुरु को खिलाना पिलाना छात्रों का काम। लेकिन आज के समय में जबकि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, अब शिक्षा सिर्फ सरकारी नियंत्रण में नहीं, निजी नियंत्रण में भी शिक्षा का क्षेत्र खुल गया है। और एक बड़ी दुनिया हो गई है शिक्षा की। जब शिक्षक वेतन लेकर काम कर रहे हैं और जब छात्र फीस देकर पढ़ रहे हैं, तब शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य रोजगार है। जबकि शिक्षा का हमारे यहाँ जो पुराना अर्थ है वो रोजगार नहीं है। शिक्षा का अर्थ है व्यक्तित्व का निर्माण, सत्य की खोज, जीवन और जगत के रहस्यों को पहचानने के लिए शिक्षा। ये नौकरी नहीं है। उस शिक्षा का उद्देश्य वो था, उस शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं था। मुझे कहानी याद आती है कि चाणक्य जब तक्षशिला गए पाटलिपुत्र से पैदल चलकर, तो वहां एडमिशन क्लोज हो चुका था। तो किसी तरह वो वहां के जो प्रमुख आचार्य थे उन तक पहुंचे और कहा कि मैं पाटलिपुत्र से आया हूं, बहुत दूर से, मेरा नामांकन कर लिया जाए, दाखिला कर लिया जाए। तो उस कहानी में आता है कि उस प्रधान आचार्य ने पूछा कि कस्त्वम, कौन हो तुम? इसके जवाब में हम लोग क्या बताते हैं? हम लोग तो यही बताते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर श्रीधरम है और मैं दरभंगा जिले का रहने वाला हूं और आपके यहाँ पढ़ने आया हूं गुरुजी। लेकिन चाणक्य ने यह जवाब नहीं दिया। जब प्रधान आचार्य ने पूछा, यानी उस जमाने के कुलपति ने, कि कस्त्वम, कौन हो तुम? तो चाणक्य ने कहा कि ना हम जानामि, मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं यही जानने तो यहाँ आया हूं, इस गुरुकुल में आया हूं कि मैं पहचान सकूं अपने को कि मैं कौन हूं। मित्रों, ये कहानी सच है या नहीं सच है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये कहानी बतलाती है कि शिक्षा का उद्देश्य पहले व्यक्तित्व की खोज था, सत्य की खोज था, जीवन और जगत के रहस्यों को पहचानना था। लेकिन आज शिक्षा का मतलब
रोजगार है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले भी मित्रों मैं आपको बताऊं कि पहले भी शिक्षा का दायरा बहुत व्यापक था। उसके लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, पाठशाला नहीं थी। यानी बढ़ई अपने बेटे को बढ़ईगिरी सिखला देता था। एक कारपेंटर का बेटा कारपेंटर हो जाता था, एक दर्जी का बेटा दर्जी बन जाता था। माँ अपने बेटी को कुकिंग का कार्य सिखला देती थी। इसकी ट्रेनिंग कहीं नहीं होती थी। एक माली अपने बेटे को माली का काम बागवानी का काम सिखलाता था। एक ताड़ी उतारने वाला ताड़ के पेड़ पर चढ़कर ताड़ी उतारने वाला, तालाब में घुसकर मछली पकड़ने वाला, नौका चलाकर नदी पार करने वाला, ये सभी लोग अपने अपने बच्चे भाइयों को उस विद्या की तालीम देते थे। यानी खाना बनाना, बागवानी, नौका चलाना से लेकर खेती करना, ताड़ पर चढ़ना, मछली पकड़ना, ये सारे जो रोजगार थे इनकी शिक्षा कहाँ मिलती थी? तो परिवार में मिलती थी। इसके लिए किसी पाठशाला की जरूरत नहीं थी, किसी विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं थी। ये शिक्षा स्वतः ढंग से अपने घर परिवार गांव मोहल्ले में ही आदमी सीख लेता था। लेकिन अब आप जानते हैं कि टेलरिंग एक कला है, कुकिंग एक कला है। आप आधुनिक खेती की ट्रेनिंग लेते हैं। अब बागवानी सिखलाई जाती है, अब ड्राइविंग सिखलाई जाती है। अब आप मैसन बनते हैं, राजमिस्त्री बनते हैं, उसकी ट्रेनिंग है। आधुनिक ढंग के जो भवन बनेंगे वो यूं थोड़े बन जाएंगे। यानी जो शिक्षा पहले परंपरा से, परिवार से प्राप्त थी, वो शिक्षा, वो सारी विद्याएं, वो सारी शिक्षाएं आपको संस्थानों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई और सिखलाई जा रही है। इसलिए पहले की शिक्षा को आत्यंतिक रूप से रोजगार से नहीं जोड़ा गया था, लेकिन आज की शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। हम लोग जो पढ़ाते हैं जिन विषयों को, उनमें से बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनका कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता है। जैसे मैंने बताया कि साहित्य, अब साहित्य पढ़ने पढ़ाने वालों को, अध्यापकों को अपने छात्रों को यह बताना चाहिए कि तुम साहित्य पढ़ रहे हो तो सिर्फ अध्यापक ही नहीं बनो, तुम विज्ञापन भी लिख सकते हो, तुम धारावाहिक भी लिख सकते हो, तुम इंटरप्रेटर का काम भी कर सकते हो, तुम फिल्मों में भी लिख सकते हो। यानी अगर उस विषय को हम रोजगार की ओर नहीं ले जाते हैं तो वो विषय चलने लायक नहीं होगा। इसीलिए गांधी जी ने ये जो चलती हुई शिक्षा प्रणाली है, जिसमें अब परिवर्तन आ रहा है और परिवर्तन की जरूरत भी है, इस शिक्षा व्यवस्था को पसंद नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये सफेद पोश क्लर्क पैदा करने वाली शिक्षा पद्धति,
ये शारीरिक श्रम से विमुख करती है। यानी हम सब लोग पढ़ लिख जाते हैं तो कोई भी श्रम नहीं करना चाहते, हम ऑफिस में काम करना चाहते, क्लासरूम में काम करना चाहते। श्रम से विमुख करने वाली जो शिक्षा है उसकी जगह अब उस शिक्षा की जरूरत है जो मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम में भेद न करे और मानसिक श्रम करने वाले को ऊंचा या अधिक वेतन पाने वाला और शारीरिक श्रम करने वाले को नीचा या कम वेतन पाने वाला न समझा जाए। तो जो शिक्षा को इस रूप में बदलने की जरूरत है वो शिक्षा जो एक तो रोजगार की ओर ले जाए मनुष्य को, दूसरा कि वो शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम में फर्क न करे। इसलिए गांधी जी ने अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दी, ये अंग्रेजी शिक्षा गांधी जी ने अपने बच्चों को नहीं दी। उन्होंने स्वयं उनका अध्यापन किया, उनके शिक्षक रहे और उन्होंने वो शिक्षा दी, वो शिक्षा जिसका जोर श्रम पर था, मेहनत करने पर था। लेकिन मित्रों, जब आप शिक्षा को रोजगार परक बनाएंगे, रोजगार परक का मतलब सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि एमबीए करना और बीटेक करना और एमबीबीएस करना ये रोजगार नहीं है। रोजगार का मतलब है नए ढंग से खेती करना। मैं एक दिन टीवी पर देख रहा था कि मिथिला की, बिहार में जो एक जनपद है मिथिलांचल जिसको कहते हैं, वहां की एक महिला मशरूम की खेती कर रही है अपने खेतों में। अपने खेतों में मशरूम की खेती कर रही है और उसके यहाँ 20-25 लोग काम करते हैं। यानी शिक्षा को उसने कैसे खेती से जोड़ा। अब शिक्षा को न सिर्फ श्रम से जोड़ने की भी जरूरत है बल्कि मातृभाषा से भी जोड़ने की जरूरत है। इसलिए गांधी जी बराबर कहते थे कि शिक्षा श्रम को सम्मान देने वाली तो हो ही, शिक्षा मातृभाषा में भी हो। आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र की मातृभाषा, उस क्षेत्र की भाषा तो आपको आनी चाहिए। अब आप मशरूम की खेती करेंगे मिथिला में और आपकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगी, तो मशरूम की खेती करने में आपको सबसे पहली बाधा तो अंग्रेजी आएगी। अंग्रेजी बहुत अच्छी चीज है, विश्व भाषा है, अंग्रेजी का रुतबा है, लेकिन बहुत सारे व्यवसाय हैं जिनका संबंध भाषा से भी है। इसलिए शिक्षा को मातृभाषा से जोड़ने की जरूरत है। भाषा स्वयं रोजगार देती है। आप सिर्फ अंग्रेजी जानकर समझते हैं कि दुनिया को जीत लेंगे, इस भ्रम को भी निकाल देना चाहिए। अंग्रेजी में ठीक है कि नौकरी है, ग्लोबल भाषा है, लेकिन दूसरी भाषाओं के भी अपने रोजगार हैं। उन रोजगारों से भी उस भाषा का संबंध है।
इसलिए जरूरत है आधुनिक शिक्षा में कि जो भारत की विभिन्न भाषाएं हैं, प्रांतीय भाषाएं हैं, रोजगार को उनसे भी जोड़ा जाए। अब शिक्षा और रोजगार का आत्यंतिक रूप से संबंध है। पहले जैसा कि मैंने कहा कि वो स्वतः कुछ शिक्षा मिल जाती थी, लेकिन अब तो मोटिवेशन की भी शिक्षा दी जाती है। इसका अलग कोर्स है। हमारे एक मित्र ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोला है। मैंने पूछा है कि उसमें क्या पढ़ाते हैं बंगलोर में, तो उन्होंने कहा कि मोटिवेशन के कुछ कोर्सेज हैं। तो मैंने पूछा कि क्या आप कुछ छात्र मिल जाते हैं, तो कहा कि खूब भीड़ है। कैसे मोटिवेट किया जाए? जिस क्षेत्र में वैकेंसी है, रोजगार की उम्मीद है और आपकी रुचि उसमें हो सकती है, तो आपको कैसे मोटिवेट? यानी रोजगार के 100 दरवाजे खुले और उन दरवाजों का तक पहुंचने की शिक्षा तो होनी चाहिए। इसलिए शिक्षा का अनिवार्य संबंध रोजगार से है। अब रोजगार से अलग करके शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब व्यक्तित्व का निर्माण या सत्य की खोज या कस्तत्व और नाहम जानामी वाले अंदाज में शिक्षा नहीं चल सकती, क्योंकि शिक्षा अब इन्वेस्टमेंट है। आप पढ़ने जाते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में अपने मित्रों के घर के बच्चों को पढ़ते हुए देखता हूं। अब तो 25-30 हजार रुपया एक बच्चे पर प्राइमरी कक्षा में खर्च है हर महीना। यानी आप सोचिए कि वो क्लास 1 से उस पर 20-25 हजार रुपये खर्च हो रहे हैं प्रति माह, तो पढ़ते पढ़ते उस पर कितना खर्च होगा? सुनते हैं कि एमबीबीएस करने में मेडिकल में जो बच्चा जाता है उस पर करोड़ से ऊपर रुपया खर्च हो जाता है। आप जब मैनेजमेंट पढ़ने जाते हैं या दूसरी पढ़ाइयाँ, इंजीनियरिंग पढ़ाइयाँ करने जाते हैं, तो शिक्षा एक इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट है तो वहां से पढ़कर निकलने वाले बच्चों का को रोजगार भी चाहिए। इसलिए रोजगार के बिना आज की शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। रोजगार ही शिक्षा को अनिवार्य बनाए हुए है और रोजगार के कारण ही शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा को रोजगारोन्मुख होना है। इसी के साथ साथ यह भी जरूरी है कि शिक्षा का थोड़ा सा ह्यूमन फेस भी हो। यानी शिक्षा का उद्देश्य अगर रोजगार देना है तो रोजगार तब पैदा होगा जब विकास होगा, ग्रोथ होगा। अब इकोनॉमिक्स के लोग यहां बैठे हैं तो वो लोग बताते हैं कि डेवलपमेंट में और ग्रोथ में फर्क है। डेवलपमेंट वास्तविक विकास है, ग्रोथ वास्तविक विकास नहीं है, ऐसा हमने सुना है। ये तो अर्थशास्त्र वाले ठीक ठीक बताएंगे। अभी आपने देखा होगा कि बारिश खूब हो रही है और खूब पहाड़ों में भूस्खलन हो रहा है। हिमाचल में और उत्तराखंड में
कई जगह पहाड़ गिरे हैं और नीचे लोग 20-20, 25-25, 30-30 की संख्या में मर गए हैं, गाड़ियां दब गई हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि इन प्रदेशों की सरकारों का बहुत जोर है कि पर्यटक आए, क्योंकि पर्यटकों के आने से आमदनी हो रही है। टूरिज्म एक उद्योग हो चुका है। अब दिल्ली वाले जो अध्यापक गण हैं, वीकेंड पर पैसा दिल्ली में कमा करके वीकेंड पर मानसिक शांति पाने हिमाचल या उत्तराखंड दौड़ कर जाते हैं, गाड़ियों की भीड़ लग जाती है। तो वो राज्य सरकारें टूरिज्म को उद्योग बनाकर पैसा कमाना चाहती हैं। तो जब इतनी गाड़ियां लेकर हम अध्यापक लोग और अफसर लोग और बैंक वाले लोग यानी पैसा वाले लोग, बिजनेस वाले लोग पहाड़ों में जाएंगे तो गाड़ियों के लिए सड़क चाहिए, और सड़क तो तभी बनेगी जब पहाड़ों को काटा जाएगा, और जब पहाड़ों को आप काटेंगे तो भूस्खलन होगा। तो मित्रों, ये जो टूरिज्म के जरिए विकास का सपना है, इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि क्या हम नदी को बर्बाद करके, पहाड़ को बर्बाद करके, जंगल को बर्बाद करके जो ग्रोथ पैदा कर रहे हैं, जो विकास का सपना देख रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं, जो बाजार पैदा कर रहे हैं, वो हमारे पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है, पर्यावरण के लिए कितना सुरक्षित है। इसीलिए शिक्षा का विकास से और पर्यावरण से गहरा संबंध है। शिक्षा वो हो जो रोजगार को तो दे, शिक्षा वो हो जो विकास तो करे, लेकिन वो फ्रेंडली हो, वो इको फ्रेंडली हो। हमारा पर्यावरण सुरक्षित है कि नहीं, हमारे जंगल, हमारे पहाड़, हमारी नदियां, हमारे जलाशय, हमारे जो विभिन्न तरह के जीव जंतु हैं, विभिन्न तरह की वनस्पतियां हैं। तो शिक्षा, विकास और पर्यावरण, इन तीनों के संतुलन को बनाए रखना ही शिक्षा का भी उद्देश्य है, और इस संतुलन से ही जो रोजगार पैदा हो, उस रोजगार को देखने की जरूरत है। अंधाधुंध जंगल की कटाई, पहाड़ की कटाई, नदियों पर बांध, ये थोड़े समय के लिए तो आपको विकास दिखलाता है, लेकिन ये अंततः हमारे विनाश की ओर ले जाता है। थोड़े दिनों के लिए रोजगार भी देता है, लेकिन प्रकृति की जब विनाश लीला शुरू होती है तो हमारे रोजगार भी छिन जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज शिक्षा को बदलने की जरूरत है, उसका रोजगार से जुड़ना जरूरी है, लेकिन उस शिक्षा का ह्यूमन फेस भी होना चाहिए, मानवीय चेहरा भी होना चाहिए, उसका पर्यावरण के साथ भी संतुलन, शिक्षा, विकास और पर्यावरण, इसमें संतुलन जब तक नहीं होगा इन तीनों में, तब तक शिक्षा भी अधूरी है, और वो जो रोजगार पैदा होंगे वो भी अस्थायी नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि यहाँ जो विभिन्न डिसिप्लिन के लोग बैठे हैं, उन्हें मैंने एक साहित्य वाले की भाषा में और साहित्य के अंदाज में कुछ कहने की कोशिश की है, उनसे संवाद करने की कोशिश की है।
मेरे कहे पर या इस विषय पर, शिक्षा और रोजगार विषय पर आपका कोई भी कमेंट और क्वेरी है? मैं लगता है कि सर का नेट स्लो है, हो गया है, लेकिन पूरा वक्तव्य व्याख्यान हो चुका है और जब तक प्रश्न कुछ आ चुके हैं तब तक सर जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत ही विस्तार से गुरुकुल परंपरा से लेकर अब तक रोजगार की प्रकृति किस तरह से बदलती रही है, इसे विस्तार से बताया। किस तरह से एक जमाने में सामाजिक संरचना के अनुसार हुनर बनाए गए थे और वहीं से रोजगार उत्पन्न हो रहा था, लेकिन आधुनिक शिक्षा आने के बाद वही हुनर शिक्षा का पाठ्यक्रम का हिस्सा बनता चला गया। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि शिक्षा, विकास, रोजगार, तो विकास का जो पैरामीटर हो, जो रोजगार उत्पन्न करने वाला हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर वह इको फ्रेंडली नहीं होगा, उसमें अगर जल, जंगल, जमीन, पहाड़, प्रकृति, पर्यावरण की चिंता नहीं की जाएगी, तो फिर शायद सब कुछ पाकर के भी हम बहुत कुछ खो देंगे और उससे जो विनाश उत्पन्न होगा उसे हम केदारनाथ में कुछ वर्षों पहले और आए दिन कोई न कोई घटना के रूप में हम उसे देखते रहते हैं। तो अंततः शिक्षा का उद्देश्य अगर रोजगार है, विकास है, तो उसका उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य की बेहतरी, उसके सुख और शांति की खोज। और ये तभी होगा जब हम प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करते हुए, उससे दोस्ती करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं अरविंद जी से कहूंगा कि एक बार सर को फोन लगाएं। हाँ, वैसे जुड़ गए हैं सर फिर से। सर ने एक बात और कही कि श्रीधरम जी। जी सर, जी सर। ये बीच में नेट चला गया था। हाँ 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 सर, हाँ। तो अब शुरू कीजिए। जी, मैं इस बीच आपकी ही बात को दोहरा रहा था तब हाँ। से कि आपके व्याख्यान से जो निष्कर्ष निकला, हाँ। उसी को मैं दोहरा रहा था और उसी में मैं अंतिम बात जोड़ रहा हूं। हाँ। कि यह ठीक है कि शिक्षा का उद्देश्य रोजगार है, और जैसा कि सर ने कहा कि मैं साहित्य का अध्यापक हूं, तो साहित्य के नजरिए से ही समझाने का प्रयास किया। ये सच है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में लगातार जिस तरह से जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है, चीजें सरकारी से प्राइवेट भी हो रही है, तो क्या ऐसे में साहित्य और कला की भूमिका समाप्त हो जाएगी? मुझे लगता है कि जब कुछ नहीं था तो आरंभिक दौर में जो विषय सामने आए, जो रोजगार का जो हुनर की बात की सर ने, उसके अलावा जो विषय हमारे सामने बौद्धिकी के रूप में जो विषय आए वो साहित्य, संगीत, कला, यही विषय थे। और अगर जब सब कुछ हो जाएगा
हम एक डॉक्टर बन जाएंगे, हम एक मैनेजमेंट के एक सीईओ किसी कंपनी के बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, तो भी हमारे जीवन में संतुलन के लिए, शांति के लिए साहित्य, संगीत, कला की आवश्यकता, जरूरत बनती रहेगी। तो सर बहुत बहुत आभार, आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही व्यवहारिक पक्षों को रखते हुए जो नई शिक्षा के सामने नई शिक्षा नीति आई है और उसमें जो बहुत सारे अवसर भी हैं और उसके सामने क्या क्या चुनौती रहेगी, इसके बारे में आपने बताया। कुछ चुनौतियां जो पहले भी थी, आज से 50 साल पहले भी थी, 25 साल पहले भी थी और कुछ वर्ष आगे तक रहेगी, इसकी भी चर्चा की है आपने। तो बहुत बहुत आभार। मैं बिना वक्त जाया किए हुए मैं कुछ कमेंट और प्रश्नों को लेना चाहूंगा। काफी प्रश्न आ चुके हैं। सबसे पहले दयाल सिंह कॉलेज से जयपाल सिंह जी ने टिप्पणी की है। गुरुवर सिंह को ध्यान से सुन रहा हूं, अच्छी बात कर रहे हैं। भाषा, कविता, धूमिल, चाणक्य, शिष्य के मेढ़ पर सोने की के भाव तक को बताया आपने। कविता और भाषा आदमी को तमीज सिखाती है, अच्छा लगा। इसका मतलब आज की शिक्षा सेवा भाव न होकर सेवन भाव है। अब देवी न रही न करा। थोड़ा शिक्षक के चरित्र पर भी बात करते ताकि विद्यार्थी चरित्र निर्माण करते सीखते। खैर, इतना आपने कहा। आज के किसानों की संतान किसानी करना नहीं चाहता, हम कैसे बचेंगे? कई दरवाजे खुल सकते हैं, यह दरवाजा केवल शिक्षक खोलेंगे या विद्यार्थी स्वयं अथवा सिस्टम? प्रणाम, अच्छा लगा। तो जयपाल जी ने काफी लंबी टिप्पणी की है और अंत में जो उनका प्रश्न है कि इसके लिए ये जो दरवाजे खुल सकते हैं, ये दरवाजा कौन खोलेगा, शिक्षक या स्वयं छात्र? इस पर आपकी टिप्पणी सर। शिक्षक और छात्र दोनों ही मिलकर खोलेंगे। शिक्षा कोई एक तरफा व्यापार नहीं है कि शिक्षक कुछ माल बेचने आया है और बाकी खरीदार है। आप जानते हैं कि शिक्षा शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध है और दोनों के बीच संवाद से ही शिक्षा संभव होती है। इसलिए मेरी तो राय है जयपाल जी कि शिक्षक और शिक्षा में शिक्षक और छात्र में संवाद ही इसका एकमात्र रास्ता है। हाँ जी सर, अगला प्रश्न मॉरिशस से कृष्ण कुमार झा जी का है। सर को प्रणाम। बहुत सुंदर सशक्त अभिव्यक्ति, साहित्य को नई दृष्टि के तकाजे पर रखकर इसे रोजगार परक अर्थ, शिक्षा और रोजगार का सार्थक चिंतन प्रदान करने के लिए बहुत बहुत आभार। फिर भी प्रश्न उठता है कि शिक्षा रोजगारोन्मुख ना हो सके तो हमारी शिक्षा नीति कितना सुदृढ़ माना जाए और शिक्षा के समक्ष क्या चुनौती आ सकती है? अगर कोई शिक्षा रोजगारोन्मुख नहीं है तो मेरा मानना है कि आज के दौर में वो टिक नहीं पाएगी। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि साहित्य भी सिर्फ स्वांतः सुखाए नहीं रह गया है। मैंने संक्षेप में बताया कि साहित्य पढ़ने वाले लोग किस तरह से फिल्मी गीत लिख रहे हैं, फिल्मी कहानियां लिख रहे हैं, धारावाहिक लिख रहे हैं, विज्ञापन लिख रहे हैं। आप क्या समझते हैं राजनीतिक नेताओं के जो नारे लिखे जाते हैं वे कौन लोग लिखते हैं? अच्छे दिन आने वाले हैं, हम तो मोदी जी को लाने वाले हैं, ये भी किसी कभी नहीं लिखा होगा ना। या 5 साल बेमिसाल, ये केजरीवाल के लिए नारा था है? 5 साल बेमिसाल केजरीवाल। तो ये जो मोदी जी के लिए या केजरीवाल जी के लिए जो ये नारे लिखे गए, अब कितने बड़े कवि ने लिखा, कितने छोटे कवि ने लिखा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये रोजगार तो पैदा हुआ है। और
मैं अगर नारे लिख सकता हूं, राजनीतिक नारे जो राजनीतिक पार्टियों के चुनाव में काम आए और उससे मुझे अच्छा पैसा मिले, तो मुझे लिखने में तो कोई हर्ज नहीं है, लिखना चाहिए। अगर अध्यापकी करने से जितना पैसा मिलता है उससे अधिक अगर मुझे धारावाहिक लिखने से मिले तो वो काम मुझे करना चाहिए। तो अब अभी एक आदमी पूछ रहे हैं कि प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इन सब लोगों ने तो अपना जीवन लगा दिया साहित्य में। तो कहना यह है कि महादेवी जी और प्रेमचंद के बारे में तो नहीं कहूंगा, ये लोग थोड़े ठीक ठाक थे, लेकिन निराला जी, जयशंकर प्रसाद भी घर से ठीक ठाक थे, लेकिन निराला जी ने साहित्य को अपनाया और महान साहित्य की रचना की, लेकिन उनका जीवन कितना अस्त व्यस्त रहा, अभावों से भरा रहा कि 40-45 साल की उम्र में उन्होंने कविता लिखी कि मैं अकेला देखता हूं आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला, पके आधे बाल मेरे और क्या पिचके गाल मेरे। तो एक महान साहित्यकार 40-45 साल की उम्र में इस निराशा भरी कविता को लेकर हमारे सामने आ रहा है। जाहिर है कि उनकी महान कविताओं से उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही थी। तो इस पर सोचने की जरूरत है कि भाई क्या आज जब आप शिक्षा देंगे, साहित्य की पढ़ाई करेंगे, तो आप छात्र को बतलाएंगे कि तुम निराला बन जाओ, कोई पढ़ने नहीं आएगा आपके यहाँ। वो 40 साल की उम्र में यह स्वीकार करने के लिए नहीं आएगा कि आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला। अभी तो 40 साल की उम्र तक लोग हमारे समय में शादी करते हैं या करती हैं, और वो आदमी कह रहा है कि मेरे दिवस की सांध्य बेला आ रही है। तो समय बदल चुका है, पढ़ाई का और शिक्षा का अर्थ बदल चुका है, रोजगार चाहिए ही। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि विद्या वही है जो फलदायी हो, जो फल देने वाली है। जी सर, एक प्रश्न डॉक्टर गोपाल कुमार का है। आजकल रोजगार विशेष रूप से अध्यापन के क्षेत्र में अस्थायी रोजगार नहीं मिल पाता। जैसे ब्रिटेन के युवराज प्रिंस चार्ल्स ने ब्रिटेन का राजा बनने के लिए उससे सबसे लंबा रिकॉर्ड बनाया, उसी प्रकार कई लोग टेम्परेरी गेस्ट में लंबे समय तक काम करते हैं। मेरी जिज्ञासा है कि आजकल अध्यापन के क्षेत्र में अस्थायी रोजगार के लिए क्या प्रयास किए जाएं? क्या इस क्षेत्र में सरकार का रवैया सकारात्मक है? इसी के साथ वो पूछते हैं कि सर से मेरी एक और जिज्ञासा यह है कि फिल्मों में कई ऐसे गीत हैं जो अच्छी कविता कहलाने के हकदार हैं, और क्या उन्हें साहित्य के पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए? उनसे कहिए कि हम लोगों ने 2010 के बाद जो पाठ्यक्रम बनाया दिल्ली विश्वविद्यालय का, बीए का, अंडर ग्रेजुएट का, जी, उसमें फिल्मों का भी अध्यापन है ना? जी जी बिल्कुल। तो जब फिल्मों का अध्यापन होगा, हम हिंदी साहित्य के विभाग में उसका अध्यापन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि साहित्य मान रहे हैं तभी तो कर रहे हैं। जी। दूसरी बात की एक धारणा अब बदल चुकी है कि
अब हर सिनेमा भी एक टेक्स्ट है और उसे पढ़ा जाना चाहिए, ये धारणा आ चुकी है। इसलिए हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में दर्जनों छात्रों ने सिनेमा की भाषा पर, सिनेमा में लिखी जाती हुई हिंदी पर, सिनेमा में लिखे जाने वाले गीतों पर काम किया है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में ही अधिक नहीं 10-12 वर्षों का ही शोध कार्य देख लीजिए तो पता चलेगा कि सिनेमा को कितनी गंभीरता से हमने लिया और सिनेमा को एक पाठ माना हमने। सिर्फ गोदान ही पाठ नहीं है, एक फिल्म भी पाठ है जी। और उसको पढ़ा जाना चाहिए। वो भी एक कला है, उसे समझा जाना चाहिए। वो कई कलाओं का एक तरह से समन्वय है। एक फिल्म बनाने में अभिनय भी है, संवाद भी है, निर्देशन भी है, मेकअप भी है, गीत भी है, संगीत भी है, कहानी भी है। ये वो अकेली विधा नहीं है, इतने सारे लोग मिलकर उसे कर रहे हैं। उसमें कैमरा भी है। भाई राज कपूर की फिल्मों में आता था कैमरामैन राधु कर्मकार फलू मिस्त्री, क्यों आता था? ये बड़े कैमरामैन जिन लोगों ने इंग्लैंड से शिक्षा पाई थी, कैमरे का कमाल आखिर सिनेमा में है ना जी। यही तो एक फिजिक्स के प्रोफेसर ने एक बार हमसे पूछ दिया था कि आप हिंदी वालों का, साहित्य वालों का, कला वालों का वेतन कम होना चाहिए क्योंकि आप लोग क्लास लेने के बाद टहलते रहते हैं और हम लोग लैब में बैठकर 10 बजे रात तक काम करते हैं। तो मेरे मित्र थे वो, मैंने कहा कि सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप एक मूवी कैमरा तो बनाएंगे, आप ही बनाएंगे, आप विज्ञान वाले बनाएंगे। उस मूवी कैमरा को संचालित करने की कला तो किसी फलू मिस्त्री और किसी राधु कर्मकार को ही आएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। किस एंगल से कैमरे को हम लगाएं कि ये दृश्य अच्छा हो, ये कौन तय करेगा? ये कोई वैज्ञानिक तो तय नहीं करता है, ये कलाकार तय करता है। जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिनेमा भी एक पाठ है और एक दृश्य को देखकर, एक पेड़ को देखकर एक कवि सुंदर कविता लिखता है, वह भी एक कला है। लेकिन एक फोटोग्राफर एक बहुत अच्छी फोटोग्राफी हमारे सामने ले आता है उस पेड़ की, वह भी एक कला है। तो ये जो फर्क किया गया था साहित्य में और सिनेमा में, उस फर्क को अब इधर के वर्षों में तोड़ा गया है, टूटा है और हम सब लोग सिनेमा का भी उसी गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं जिस गंभीरता से कविता और कहानी का कर रहे हैं। जी जी सर, साहब ने सही कहा। दिल्ली विश्वविद्यालय में उसकी पढ़ाई है और अभी कुछ महीनों पहले हमने 2 सप्ताह का सिनेमा पर ही रिफ्रेशर कोर्स किया था और बहुत सफल रहा था। पूरे देश भर के लोग जुड़े थे और पूरे देश भर के फिल्म और थिएटर से जुड़े जो लोग हैं वे आए थे हमारे बीच। सर अगला प्रश्न लेता हूं, सतीश साल्वे जी का है। उनका पूछना है कि समाज में अनेकानेक रोजगार की शाखाएं पैसा कमाने के लिए खोली गई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मेडिकल इंजीनियरिंग इन्होंने समाज पर कब्जा कर लिया है। आजकल साहित्य को पढ़ना लिखना बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। साहित्य तो समाज का दर्पण माना जाता है, फिर ऐसी स्थिति क्यों है? आने वाले युगों में साहित्य टिक पाएगा? ये सतीश साल्वे जी हैं महाराष्ट्र से। नहीं, वो सही कह रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह जो विषय हैं, इनका रुतबा विश्वविद्यालयों में बहुत ऊपर है।
और जो साहित्य जैसे विषय है, ह्यूमैनिटीज के विषय, साहित्य के जो विभाग हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, तो विश्वविद्यालय में आप जानते हैं कि भाषा के विभागों के प्रति दूसरे विषय वालों का नजरिया बहुत ऊंचा नहीं है। जी। मैंने कहा कि मेरे एक मित्र ने, जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने तो कहा था कि आप लोगों का वेतन इतना नहीं होना चाहिए जितना हमारा है। जी। भाई उन लोगों को लगता है कि वो समाज का गंभीर काम कर रहे हैं, और हम लोग कविता कहानी पढ़ा रहे हैं। अब मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसको हम पढ़ाते हैं। अब कृष्ण ने माखन खाया हो चाहे नहीं खाया हो, इससे कल सेंसेक्स पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। जी। उससे सड़क निर्माण पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। उससे कोरोना काल में कोई सुधार तो नहीं हो रहा है। तो कोई पूछ सकता है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये पढ़ाया जाए चाहे नहीं पढ़ाया जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो असल में जो विषय रोजगार देता है उसका रुतबा होता है। मैंने कहा कि साहित्य उस दृष्टि से रोजगार देने वाला विषय नहीं है, इसीलिए इसमें सबसे उपेक्षित छात्र आते हैं, जिसका एडमिशन कहीं नहीं होता है वो आता है। हाँ, कोई कोई तेज विद्यार्थी भी इसमें आते हैं। मैं तो मानता हूं कि मैं पढ़ने में तेज था, थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर था। मैं साहित्य पढ़ने आ गया बीएससी की पढ़ाई छोड़कर, तो इसलिए कि मुझे साहित्य से प्रेम था। तो इस तरह से भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जैसे फिजिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे बायोकेमिस्ट्री, जैसे दूसरे दूसरे जेनेटिक्स रोजगार देते हैं, वैसे रोजगार साहित्य के विषय नहीं देते। जिस दिन साहित्य के विषय रोजगार देने लगे तो यहां भी भीड़ बढ़ जाएगी और अच्छे लोग आने लगेंगे। आज कौन विषय, किस विषय में भीड़ है और किस विषय में नहीं भीड़ है, इसका संबंध रोजगार से है। इसलिए मैंने कहा कि साहित्य को रोजगार से आप जोड़ेंगे तभी साहित्य के विभाग बचेंगे। अगर रोजगार से नहीं जोड़ेंगे तो साहित्य कोई नहीं पढ़ेगा। रोजगार की संभावना, मैं जैसे अक्सर कहता हूं अपने छात्रों से कि हिंदी के हो ये अच्छी बात है, अच्छी हिंदी जानो, लेकिन अंग्रेजी भी सीख लो, क्योंकि अंग्रेजी जानोगे तो तुम अनुवादक का काम भी कर सकते हो। जी सर। अनुवाद करना, अच्छा अनुवाद आप करते हैं हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, तो आप कमा सकते हैं घर बैठे। मैं काम दिला दूंगा आपको। लेकिन लोग मिलते नहीं है। किसी की अंग्रेजी अच्छी है तो हिंदी अच्छी नहीं है, किसी की हिंदी अच्छी है तो अंग्रेजी अच्छी नहीं है। तो जो 22 वर्षा अनुवाद कर सके अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में, तो वो रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई हिंदी के साथ अंग्रेजी भी ठीक करो। सिर्फ एक पैर पर खड़ा होकर के रोजगार नहीं मिलेगा। एक पैर पर खड़ा होकर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, जीवन यात्रा। तो साहित्य के विभागों को बचाना है तो उन्हें रोजगार से जोड़ना होगा, यह अनिवार्य है। श्रीधरम जी। जी सर, एक प्रश्न शांति भूषण जी का है कि सर आज शिक्षा का रोजगार, हाँ। शिक्षा का रोजगार और रोजगार की शिक्षा में अंतर मिट गया है। हाँ। क्या किया जाए कि स्थिति बदले? मतलब कहना चाहते हैं कि जो शिक्षा का रोजगार है और रोजगार के लिए शिक्षा, ये दोनों स्थिति एक जैसी हो गई है। मतलब शिक्षा रोजगार का, वो शिक्षा
का जो बाजारीकरण हो गया है, जी जी जी। उस पर उनका कहना है। देखिए, मैं अभी अपने गांव के पास हूं। सरकार ने सरकारी स्कूल बहुत अच्छा बना दिया है, उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, बेंच वगैरह भी है, लेकिन सरकारी स्कूल में सिर्फ गरीब घरों के बच्चे जाते हैं और आसपास के शहर से, बाजार से प्राइवेट स्कूल जो खुल गए हैं, उनकी गाड़ियां आकर गांव से बच्चों को ले जाती हैं। जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे शहर में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा का ये रोजगार वाला संबंध देख रहे हैं। हमने जब पढ़ाई की थी तो गरीब और अमीर का एक स्कूल था। अब मेरे गांव में ही गरीब का स्कूल अलग है जो सरकारी है, और थोड़े पैसे वाले का स्कूल अलग है जो प्राइवेट है, जहां क्लास 1 से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। तो सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में अंतर न रहे, जिसे जहां पढ़ना है पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सरकारी नहीं पढ़े। इस अंतर को पाटने का काम कौन करेगा? तो सरकार करेगी। प्राइवेट स्कूलों में जो चुस्ती है, वो चुस्ती जब सरकारी स्कूलों में भी रहेगी, तो जाहिर है कि दोनों जगह एक तरह की शिक्षा होगी। और तब ये जो रोजगार बना दिया गया है, उस रोजगार पर भी विराम लगेगा। श्रीधरम जी। जी सर, बिल्कुल। कुछ टिप्पणी है वो भी मैं ले लूं। हीरालाल जी कह रहे हैं कि साहित्य विषय किस प्रकार रोजगार पर हो सकता है। आपने बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। छाया रानी कह रही है कि सादर प्रणाम सर, बहुत ही सुंदर व उत्तम व्याख्यान। आपने शिक्षा एवं पर्यावरण को साथ लेकर चलने की बात कही। वर्तमान समय में इसकी महती आवश्यकता है। डॉक्टर अर्चना कह रही है कि सर आपने विषय को बड़े सटीक तरीके से समझाया। सतीश सालवेकर उमाकर जी कह रहे हैं अति सुंदर व्याख्यान। डॉक्टर उमाकांत सालवलकर जी हैं ये। और एक और प्रश्न है, ये है निवृत्ति ताना जी, अगर मैं सही नाम बोल रहा हूं तो। शिक्षा को मात्र रोजगार से जोड़ना कितना सार्थक रहेगा? शिक्षा को मात्र रोजगार से जोड़कर देखना कितना सार्थक रहेगा? क्या अरविंद जी, मुझे लगता है कि सर फिर से कट। सर मुझे लगता है कि समय भी तो अब अंतिम चरण में है, तो सर को जोड़ा जाए या फिर यहाँ से समाप्ति का रास्ता ढूंढा जाए? नहीं, अगर जोड़ जाए तो बस धन्यवाद भी तो देना है सर को। कॉल कर लेता हूँ। हाँ, तो अच्छी चर्चा चल रही थी और पूरा सर आप जुड़ गए हैं? हाँ हाँ, आप जी। बोलिए। तो बस सर, हमारा समय भी लगभग अब समाप्त होने को आ रहा है। जाते जाते मैं एक अंतिम प्रश्न, 1 मिनट की आपकी टिप्पणी, क्योंकि इस विषय पर आप पहले ही लगभग कई बार दोहरा चुके हैं, सब बात कह चुके हैं। विजय मणि त्रिपाठी जी का पूछना है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हिंदी के प्राध्यापक इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखते कि विद्यार्थी इसे पढ़कर रोजगार प्राप्त कर सकें? पाठ्यक्रम बनाते हुए यह ध्यान में रखा जाता है, सिनेमा को जब शामिल किया गया
तब ये ध्यान रखा गया था कि नहीं रखा गया था? हिंदी विभाग अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाता है, हिंदी विभाग पत्रकारिता डिप्लोमा का क्लास चलाता है। यह रोजगार को ध्यान में रखकर ही चलाया जाता है और भी उसे रोजगारोन्मुख बनाए जाने की जरूरत है। धीरे धीरे उस दिशा में विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है और बढ़ना पड़ेगा, ये हम मानते हैं। आपकी चिंता वाजिब हो सकती है, लेकिन पिछले वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है उसे ध्यान आप दीजिए तो आप पाएंगे कि पहले की तुलना में हमारा पाठ्यक्रम बहुत बदल चुका है और आगे भी अभी बदले जाने की जरूरत है। फिलहाल तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। जी सर, प्रश्न तो बहुत है, लेकिन समय हमें ये इजाजत नहीं दे रहा है। संगीता अग्रवाल जी ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन शुड बी stopped by making government and private institutions should be almost at equal level। सर हमारे पास समय बिल्कुल हम 1 बज चुका है और विनीता मैम प्रिंसिपल सर तो नहीं आए हैं ना? नहीं आए श्रीधरन जी। तो सर बहुत बहुत आभार इस IQAC आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय रामानुजन महाविद्यालय हमारे प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष झा की ओर से और इस प्रोग्राम के कन्वेनर IQAC की कन्वेनर डॉक्टर विनीता तुली की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने हमें समय दिया और बहुत ही कैसे ये 1.5 घंटे का सत्र कट गया हमें पता भी नहीं चला। और जिस तरह से हमारे विद्वान प्रतिभागियों ने टिप्पणी की है, प्रश्न पूछे हैं, उससे यह पता चलता है कि पूरे व्याख्यान में वे लगातार जुड़े हुए थे और इसे एंजॉय कर रहे थे। तो आप सभी का भी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम फिर से श्रीधरम जी, श्रीधरम जी, जी सर, जी सर। बहुत सारे लोगों के मैसेज मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ। जी जी, बहुत सारे लोगों के मैसेज मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ। जी जी जी। उन लोगों ने मुझे धन्यवाद कहा है जी, मेरे व्याख्यान को पसंद किया है। तो अब एक एक आदमी का तो नाम लेकर मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन सबको मेरा धन्यवाद आप कहिए और मेरी ओर से आभार प्रकट कर दीजिए। जी सर, आपकी बात वहां तक पहुंच चुकी है और सभी लोग सुन चुके हैं, सभी प्रतिभागी विद्वान हैं, अध्यापक हैं। तो सर एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर कभी किसी विषय पर आपको सुनेंगे, बुलाएंगे कॉलेज में और आशा है कि अगली बार ऑफलाइन मिलेंगे।